Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. Let us continue, my dear friends. Let us continue with our SY BCom Semester 3 Subject Business Law Chapter Indian Contract Act 1872. आज अभी इसी वक्त हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट. हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. जिसे क्या कहते हैं बच्चों? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है. बच्चों हमारे पुराने लेक्चर्स में हमारे पास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है वो सीखा. हमने पुराने लेक्चर्स में सीखा था हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे. सबसे पहले आता है ऑफर. बराबर है मैडम. सबसे पहले क्या आता है बच्चों? ऑफर. ऑफर होती है एक्सेप्ट. ऑफर होती है एक्सेप्ट. वो बन जाती है प्रॉमिस. जैसे ही एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस. जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन आता है वो बन जाता है अग्रीमेंट. जी हाँ बिल्कुल सही. वो बन जाता है अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में जैसे ही लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है अग्रीमेंट में जैसे ही लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है वो बन रहा था कॉन्ट्रैक्ट. जी मैडम ये तो हमने पढ़ा था मैडम. बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों. लेकिन अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसको लीगली एनफोर्स करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स है, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो अगर आपके अग्रीमेंट में ना हो. और एक बार जो अगर आपके अग्रीमेंट में ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते अगर ये असेंशियल एलिमेंट्स उसमें नहीं है तो. जी मैडम जी. लेकिन असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? आप पूछोगे बच्चों असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट जो आता है, सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट जो आपका आता है बच्चों वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ध्यान से सुनिएगा. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. सबसे पहला स्टेप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है प्रपोजल यानी कि ऑफर. हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जहां पे उदय भाई ने मजनू भाई को ऑफर की थी. उदय भाई ने मजनू भाई को ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो. बच्चों ये this has to be in a form of request. आप किसी को फोर्सफुली नहीं एक्सेप्ट करवा सकते, किसी को फोर्सफुली ऑफर नहीं दे सकते. इट हैज टू बी इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट. उस टाइम पे जैसे उदय भाई ने पूछा था मजनू भाई को क्या तू मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है. उसके जवाब में मजनू भाई ने हाँ करी थी. ये होता है ऑफर एंड ये होता है एक्सेप्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट के लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. प्रपोजल तो है लेकिन वो एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना. अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है तो वहीं पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है तो आपका प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है. द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट माय डियर फ्रेंड्स, द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज कंसिडरेशन. जी मैडम. जी क्या मैडम? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न. अटेंशन बच्चों. कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न. वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए देखते जैसे उदय भाई ने मजनू भाई को पूछा था, ऑफर दिया था क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो. मजनू भाई ने कहा था जी मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ. ये था ऑफर और ये हुआ एक्सेप्टेंस. पर कहना इसे उदय भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे समथिंग इन रिटर्न.
उदय भाई भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मजनू भाई से समथिंग इन रिटर्न, उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कंसिडरेशन। बच्चों कोई भी कंसिडरेशन, वही एग्जांपल में देखो, उदय भाई ने मजनू भाई के पास ऑफर दी थी, मजनू भाई ने वो एक्सेप्ट की थी, और उदय भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों? कंसिडरेशन। उदय भाई को एक्सपेक्टेशन था कि मजनू भाई उसको क्या दे, बोले तो पैसा दे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी ऐसे भी कोई कंसिडरेशंस होते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अग्रीमेंट होते हैं, ऐसे भी कंसिडरेशन होते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली अनलॉफुल होते हैं। यानी आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन तो है, आप बोलोगे मैडम कंसिडरेशन है तो अग्रीमेंट है ना, लेकिन उससे तुम लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते बिकॉज ये अनलॉफुल है, बिकॉज ये कंसिडरेशन, ये ऑब्जेक्ट जो आपके अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है, जो आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है, वो अनलॉफुल है। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है देखते हैं बच्चों। पहला जो आता है फर्स्ट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, consideration or object is unlawful if consideration या object unlawful होगा अगर it is first forbidden by law, first it is forbidden by law। आपका कहने का मतलब क्या है मैडम? से फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेते, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है मिस्टर सी। ए और सी, मिस्टर ए और मिस्टर सी दुश्मन है, मिस्टर ए और मिस्टर सी जानी दुश्मन है। मिस्टर ए को मिस्टर सी पे बहुत गुस्सा आया है, कोई भी कारणवश बच्चों, मिस्टर ए को मिस्टर सी पे बहुत गुस्सा आया है। वो बी के पास जाता है, मिस्टर ए इज गोइंग टू मिस्टर बी। वो मिस्टर बी को कहता है मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। बी बोलता है ठीक है मैं ले लूंगा। ए बोलता है तू सुन तो सही, तुझे क्या करना है? कंसिडरेशन है बच्चों, 1,00,000 रुपए का कंसिडरेशन तो है, लेकिन ए बोलता है तुझे सी को किडनैप करना है। हाँ, ए बोलता है तुझे सी को किडनैप करना है, इसीलिए मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है तो इसे बोलते हैं फॉरबिडन बाय लॉ, दिस कैन नॉट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। ये केस में, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कंप्लीटली अनलॉफुल है। द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक माय डियर स्टूडेंट्स इज डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। क्या बोल सकते हैं? डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अब बोले कि मैडम इसका मतलब क्या है? ठीक है सुनिए, मानिए मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी, मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी। मिस्टर बी है बायर, मिस्टर ए है बायर और मिस्टर बी है प्रोड्यूसर। क्या है ये? मिस्टर ए है बायर, मिस्टर बी है प्रोड्यूसर। मिस्टर ए फोन करता है मिस्टर बी को, मुझे 1 करोड़ रुपए का माल चाहिए। वो मिस्टर बी को क्या बोलता है? हेलो मैं बायर बात कर रहा हूँ। बी बोलता है हाँ मैं प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ, बोलिए। ए बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपए का माल चाहिए। बी बोलता है ठीक है भिजवा दूंगा, आपका ऑर्डर प्लेस करिए। 1 करोड़ रुपए फाइनल हो गए, कंसिडरेशन बच्चों फाइनल हो गया है। ए बोलता है मुझे 10,000 गन्स चाहिए, मुझे 10,000 गन्स चाहिए यानी वेपन चाहिए, मुझे 10,000 बॉम्ब चाहिए, मुझे 10,000 बॉम्ब चाहिए यानी ग्रेनेड चाहिए। इस केस में बच्चों आप बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या इसका कंसिडरेशन लॉफुल है? बिल्कुल नहीं बच्चों। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनी कंसिडरेशन which defeats the provision of the law is not a contract, it is completely unlawful। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो है fraudulent। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए
तो है फ्रॉड्यूलेंट। यहाँ पे है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। यहाँ पे क्या है? मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए एंड बी बेस्ट फ्रेंड्स है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर BFFs, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों मिलके सी के घर पे करेंगे चोरी। हम दोनों मिलके सी के घर पे करेंगे चोरी, और जो भी चोरी से पैसा, गोल्ड, जेवर जो भी सब मिलता है वो हम 50-50 बांट लेंगे। वो हम 50-50 बांट लेंगे। बच्चों, किसी को हानि पहुंचाना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर है किसी भी इंसान को हानि पहुंचाना, तो वो कंप्लीटली फ्रॉड्यूलेंट है। ऐसा अगर ऑब्जेक्ट और ऐसा कंसिडरेशन आपके अग्रीमेंट में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, ये तो अनलॉफुल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी। हाँ मैडम, मैं समझा नहीं, सुनाता हूँ। इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी हो सकता है, यही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि ए और बी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ए और बी बेस्ट फ्रेंड्स है, BFF से, और दोनों को सी से नफरत है। दोनों को सी से, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम हेट्स मिस्टर सी। वो लोग प्लान करते हैं कि हम इसके घर पे चोरी करेंगे और इसका जो सुंदर सा घर है ना, उसको हम कंप्लीटली जला देंगे। इसका जो घर है इसे हम कंप्लीटली जला देंगे। इस केस में इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, अगर आपके अग्रीमेंट में जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, अगर वो ऑब्जेक्ट और वो कंसिडरेशन किसी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को हानि पहुंचाता है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दिस इज कंप्लीटली अनलॉफुल। द लास्ट इज बच्चों, इट इज इमोरल। द लास्ट एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स, इट इज इमोरल। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे देखते हैं। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। क्या? एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपना घर बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर ए इज अ सेलर, मिस्टर बी इज अ बायर। मिस्टर ए ने अपना घर बेचा मिस्टर बी को फॉर ₹10 करोड़। बच्चों, बिग अमाउंट। फॉर ₹10 करोड़। उसका घर वर्थ है ओनली 1 करोड़। उसका घर का जो वर्थ है वो सिर्फ 1 करोड़ है, बट वो बेच रहा है 10 करोड़ में, और मिस्टर बी खरीद भी रहा है। मिस्टर ए तो बेच रहा है, मिस्टर बी खरीद भी रहा है। मिस्टर ए जानते हैं कि ये जो बी है वो मेरे घर में, वो जो मेरा सुंदर सा घर है उसमें वो ड्रग्स रखने वाला है। क्या रखने वाला है? ड्रग्स रखने वाला, यानी प्रोहिबिटेड गुड्स एंड सब्सटेंसेस रखने वाला है। अगर ए को जानकारी है कि बी ये घर का क्या इस्तेमाल करने वाला है तो इसे कंप्लीटली इमोरल कहते हैं बच्चों, इसे कंप्लीटली इमोरल कहते हैं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में यानी आपके अग्रीमेंट में अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके अग्रीमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं तो आपका अग्रीमेंट कंप्लीटली अनलॉफुल हो जाएगा। आपका अग्रीमेंट कंप्लीटली अनलॉफुल हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का ये तो अग्रीमेंट भी नहीं बन सकता। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ क्या रहे थे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले देखा हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड हमने देखा कंसिडरेशन, थर्ड जिसके बिना आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जिसके बिना आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, उसमें थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कंपीटेंट पार्टीज। मान लीजिए दो पार्टी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मान लीजिए दो पार्टीज है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है
लेकिन मिस्टर बी का जो एज है वो है 11 साल। वो क्या है? 11 साल। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, लेकिन बच्चे ये जो एज है, किसी भी एक पार्टी का एज अगर मेजॉरिटी नहीं है, यानी 18 साल नहीं है, लेस देन 18 ईयर्स अगर है, 18 ईयर्स एंड मोर इज ओके, लेस देन 18 ईयर्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, because the parties to contract are not competent to contract. The parties to contract are not competent to contract. The next is of unsound mind. The next is of unsound mind. एक क्लियर डिसीजन लेना वो दोनों में से किसी भी एक पार्टी को नहीं आता है, वो मेडिकली स्टेबल नहीं है। कोई भी एक पार्टी अगर मेडिकली स्टेबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज दे आर नॉट competent parties, because they are not competent parties। ठीक है मैडम, आगे बताइए मैडम। इफ दे आर डिस्क्वालिफाइड यानी किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में अगर कानूनी तौर पे उसे हक नहीं है, कानून ने बोला है कि तू ये चीज में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, अगर इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट पार्टी। इसीलिए बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट पार्टी होने का मतलब एक तो वो उसका उम्र होना चाहिए 18 और 18 से ज़्यादा, एक तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए यानी वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट दे सकते हैं बच्चों फ्री कंसेंट। नेक्स्ट देखते हैं फ्री कंसेंट। हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद होगा तो हमने बच्चों इसके पहले एक एग्जाम्पल लिया था। एक था मिस्टर डॉन, आपको याद है? एक था मिस्टर डॉन, वो गैंगस्टर था, वो गुंडा था। एक था मिस्टर ए, एक कौन था? मिस्टर ए। ये था मिस्टर डॉन, ये था मिस्टर ए। इसका बहुत सुंदर सा घर था। डॉन को उसका घर बहुत पसंद आ गया। डॉन उसके घर में घुसता है, उसको बोलता है मुझे तेरा घर खरीदना है। मिस्टर ए बोलता है नहीं नहीं, मैं ये घर नहीं बेचना चाहता, मेरा घर तो काफ़ी खूबसूरत है, मैं तुझे क्यों बेचूं। मिस्टर डॉन बोलता है तू बेच रहा है कि मैं तुझे फोर्स करूं, तू बेच रहा है कि नहीं। इसी जगह ये एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कम्प्लीटली गलत था, बिकॉज वो फोर्सफुली फ्रॉड करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके लिया गया था। बस ये वही बोल रहा है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट, अपने मर्जी से, और एक बार अपने मर्जी से दोनों पार्टीज ने हाँ करनी चाहिए। अगर दोनों में से भी एक पार्टी कोएर्जन में आ रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रही है, फ्रॉड हो रहा है उसके साथ, या मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कंसेंट नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बच्चों इसमें और एक पॉइंट है, इसमें होना चाहिए एड इडम। इसमें क्या होना चाहिए? एड इडम। इसका मतलब ऐसे होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। एड इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। जैसे हमने जूना एग्जाम्पल लिया था उदय भाई का और मजनू भाई का। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने? उदय भाई का और मजनू भाई का। उदय भाई ने मालूम है पूछा था मजनू भाई को, क्या तू मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है? उदय भाई ने क्या पूछा था? क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? मजनू बोलता है हाँ। इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है। हो सकता है उदय भाई ओन्स 5 कार्स, हो सकता है उदय भाई ओन्स 5 कार्स। उदय भाई बात कर रहे थे कार नंबर 1 की, उदय भाई बात कर रहे थे कार नंबर 1 की, और मजनू भाई समझ रहे थे कार नंबर 2। मजनू भाई ने हाँ करी थी कार नंबर 2 के लिए, उदय भाई ने हाँ करी थी कार नंबर 1 के लिए। बच्चों इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड। दोनों के दिमाग में जो पूरा ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही अलग है। अगर दोनों ऑफरर एंड ऑफरी के माइंड में सब्जेक्ट मैटर ही अलग है बच्चों, तो ये फ्री कंसेंट नहीं होगा, ये एड इडम नहीं होगा, इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा बच्चों।
नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं बच्चों. द नेक्स्ट पॉइंट इज शुड नॉट बी वॉइड. एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए असेंशियल एलिमेंट्स में फिफ्थ पॉइंट है इट शुड नॉट बी वॉइड. एग्जाम्पल लेते हैं. एक है फादर, एक है डॉटर और एक है बॉयफ्रेंड. एक है फादर, एक है डॉटर, एक है बॉयफ्रेंड. फादर ने बॉयफ्रेंड को बोला कि तू मेरी बेटी के साथ शादी मत कर, मैं तुझे पैसा दूंगा. तू मेरी बेटी के साथ शादी मत कर, मैं तुझे पैसा दूंगा. इस केस में फादर अपनी बेटी को का शादी होने से रोक रहे हैं. इस केस में, इस एग्जाम्पल में फादर रोक रहे हैं अपनी बेटी का शादी होने से, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ये अग्रीमेंट है जो वॉइड हो जाएगा. तो ऐसा बोला जा रहा है कि असेंशियल एलिमेंट में द फिफ्थ असेंशियल एलिमेंट इज द अग्रीमेंट शुड नॉट बी वॉइड. वो लॉफुल होना चाहिए, वो शुरुआत से ही वॉइड यानी नल यानी नो इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए. द लास्ट पॉइंट, my dear students, the last point of any agreement to become a contract, the essential point is writing and registration. Should be writing and registration. इसका मतलब क्या होता है मैडम? इसका मतलब क्या होता है मैडम? बच्चों सी, हमने पहले पढ़ा है कि the agreements, the contracts मतलब can be oral or written, expressed या implied. रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, बट इसमें एक चीज समझनी है जो है अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली लॉफुली इन द कोर्ट ऑफ लॉ उसको एनफोर्स करवाना है, अगर आपको लीगली वो अग्रीमेंट को वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना है तो वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए. अगर वो रिटर्न में है ही नहीं, वो राइटिंग में है ही नहीं, तो तुम कोर्ट में जाके प्रूव कैसे करोगे कि हाँ तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था? तुम कोर्ट में जाके प्रूफ कैसे करोगे बच्चों कि हाँ तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था? इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा तो अच्छा है, तो ही एनफोर्स किया जा सकता है. और अगर राइटिंग में है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है. अगर उसका राइटिंग में है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. जैसे कि सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी है, गिफ्ट, आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है बच्चों. रजिस्ट्रेशन एज इन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है आपकी अग्रीमेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल बनाने के लिए. जैसे कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, बस इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहे हैं बच्चों? अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी रजिस्टर्ड इफ you want to enforce that contract in the court of law. In the court of law अगर आपको उसको enforce करवाना है तो वो writing और वो registered होना चाहिए. ये हमने समझ लिया. अब हम धीरे धीरे इसकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. Let us start, my dear friends, essential elements. Let us start essential elements of a contract under section 10. अगर आपके हाथ में आपकी बुक्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आपके हाथ में बुक्स है और बुक्स के साथ पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है. जो एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ वो आप पेंसिल से वहाँ लिखिए, सो दैट एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवाइज करने बैठते हो तभी आपको याद आ जाए. पेंसिल लेके बैठिए, अंडरलाइन कीजिए. अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ लेते हैं बच्चों. अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड ऑफ आउट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज विच आर competent टू कॉन्ट्रैक्ट for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared as void. ये exactly तो हम पढ़े ना अभी, ये पूरा exactly हमने अभी पढ़ा. Nothing hereinafter contained shall affect the law in force in India and not
hereby expressly repelled, by which any of the contract is required to be made in writing or in presence of a witnesses or any law relating to registration of the documents. कोई भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई है तो वो एक्ट में जो एप्लीकेबल है, जैसे कि कोई कोई चीज़ें, कोई कोई अग्रीमेंट है जो कंपलसरी राइटिंग में होनी चाहिए, वो राइटिंग में ही होनी चाहिए। कोई कोई ऐसे अग्रीमेंट्स है जो विटनेस जिसमें बहुत ज़रूरी है तो विटनेसेस होने ही चाहिए, और वो अग्रीमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसमें रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलना चाहते हैं ये लोग? नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग। ऑल अग्रीमेंट्स, क्या बोल रहे हैं? ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड आउट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ द parties competent to contract. Such contract is for a lawful consideration, lawful object and is not declared void. For example, wagering agreement is declared void. ध्यान दीजिए, वेजरिंग अग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड। आप बोलोगे मैडम वेजरिंग अग्रीमेंट यानी क्या? आप बोलोगे मैडम वेजरिंग अग्रीमेंट यानी क्या? वेजरिंग अग्रीमेंट यानी क्या? बच्चों वेजरिंग अग्रीमेंट यानी गैम्बलिंग, सट्टा लगाना, गैम्बल करना। कोई भी अग्रीमेंट जिसका सब्जेक्ट मैटर वेजरिंग है, यानी कोई भी अग्रीमेंट जिसका सब्जेक्ट मैटर सट्टा लगाना, गैम्बल करना है, वो अग्रीमेंट्स कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा। वो अग्रीमेंट्स कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा। बराबर बच्चों? These provisions shall not affect any other law in India by which any contract is required to be made A in writing or in the presence of the witness and law relating to registration। ये हम पढ़ चुके हैं जी मैडम, ये हम पढ़ चुके हैं जी, बिल्कुल बच्चे ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या बोल रहे हैं? लीगल फॉर्मेलिटीज। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट या तो रिटर्न में हो सकता है या तो ओरल फॉर्म में हो सकता है। एज रिगार्ड्स द लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड इन वर्ड्स। ये क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है अगर आपका राइटिंग में हो या ओरल हो। बोल रहे हैं दोनों वैलिड ही है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही है। बट हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज that the contract should be in writing. Contract should be in writing. In some cases, the documents which the contract is incorporated is to be stamped. Stamp duty, मैंने कहा आपको stamp duty registration भरना पड़ता है। In some other cases, a contract besides being written one has to be registered. कहीं कहीं stamp duty पे करनी पड़ती है, कहीं कहीं registration भी करना पड़ता है। Thus, where there is a statutory requirement that the contract should be made in writing or in the presence of the witnesses and require statutory formalities must be complied with. सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता, पर ये एक्ट बोल रहा है जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स में एप्लीकेबल है वहाँ पे तो तुमको अप्लाई करना ही पड़ेगा। बच्चे क्या बोल रहे हैं वो? वहाँ पे तो तुमको अप्लाई करना ही पड़ेगा। असेंशियल एलिमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा असेंशियल एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं ये असेंशियल एलिमेंट्स में बच्चों? द फर्स्ट एलिमेंट क्या है? द फर्स्ट एलिमेंट बच्चों इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। The first element, my dear friends, is proposal and acceptance. When one person ये तो है definition, ये तो है definition, ये तो हम already पढ़ चुके जी मैडम, ये हम already पढ़ चुके। यहाँ बोल रहे हैं one person shall signify and or make a proposal or offer to the other। एक इंसान को दूसरे इंसान को ऑफर देना पड़ेगा। जो ऑफर दे रहा है वो बनता है ऑफरर, जिसे ऑफर मिल रही है वो बनता है ऑफरी। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अनदर पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एक होप के साथ, एक आशा के साथ कि सामने वाला आपका ऑफर एक्सेप्ट कर दे। अ प्रपोजल व्हेन द एक्सेप्टेड ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस, ये हम सीख चुके हैं। When the person, देखिएगा, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and the proposal accepted becomes a promise। मैंने आपको सिखाया था, ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, वो बन जाता है प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रॉमिस।
द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन। अगला पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन। ये भी है डेफिनेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ध्यान दीजिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस होना चाहिए एंड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस होना चाहिए। अ प्रॉमिस इज ऑफ्टन मेड इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस। इसके लिए वन वर्ड अगर है तो उसमें क्या आना चाहिए आपका आंसर? सोचिए सोचिए सोचिए। अ प्रॉमिस इज ऑफन मेड इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस ये वही है बच्चों। एज जनरल रूल अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो बन जाता है वॉइड। द प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। बराबर बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या है बच्चों? इलस्ट्रेशन में क्या है बच्चों? फर्स्ट इज ए अग्रीज टू सेल बी हिज हाउस टू बी। ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी। ए अपना घर बेचेगा बी को फॉर 10,000 रुपीज। हियर ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस इज फॉर बीज कंसिडरेशन टू पे 10,000। ए बेचेगा घर, ए को सामने मिलेगा 10,000 रुपये। ए के लिए कंसिडरेशन इज द कैश, बी के लिए कंसिडरेशन इज द हाउस। सिमिलरली बी promises to pay 10,000 and A's consideration to sell the house to B. An agreement is the contract only if it is made for a bus. ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वापस दोबारा समझो बच्चों। An agreement is the contract only if it is made for a lawful consideration. Only if it is made for a lawful consideration and with a lawful object. आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है, यानी आपके अग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट मैटर है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, आपके अग्रीमेंट का, वो लॉफुल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बच्चों? वो लॉफुल होना चाहिए। आगे देखते हैं। द कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स of an agreement is lawful is unlawful if, वो unlawful माना जाएगा अगर it is forbidden by the law, अगर if it is forbidden by the law, is of the nature is permitted it would defeat the provisions of the law. हमने एग्जाम्पल भी लिया था, हमने दोनों केस के लिए एग्जाम्पल लिया है। is fraudulent, उसका मकसद है फ्रॉड करना। involves or implies injury to a person or a property, इसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था। The court regards it as immoral and opposed to the public policy, ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा बच्चों। बराबर, ये भी हमने देखा एग्जाम्पल में। In each of these cases, क्या बोल रहे हैं बच्चों? In each of these cases, the consideration or the object of an agreement is said to be unlawful. The consideration or the object is said to be unlawful. Is said to be unlawful. Every agreement of which the object is and or consideration is unlawful is void. वो सारे अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो बन जाता है वॉइड अग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ चुके हैं वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़े हैं वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये आता है सेक्शन 11 के अंदर, अंडरलाइन कीजिए, ये आता है सेक्शन 11 के अंदर। इसमें बताते हैं कि सबसे पहला हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी। आपके पार्टीज एटलीस्ट 18 साल के होने चाहिए। वो इज ऑफ साउंड माइंड, उसका दिमाग स्टेबल होना चाहिए और वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर है तो वो जो पार्टीज है वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी, और नहीं है तो नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ पॉइंट इज फ्री कंसेंट। मैंने आपको बताया था फोर्स, कोएजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। एंड देयर शुड बी एड इडम, देयर शुड बी एड इडम यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव देयर फ्री कंसेंट।
द पार्टीज मस्ट बी एड इडम, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, दोनों जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनको मालूम होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनको मालूम होना चाहिए। अपने एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि मजनू ने उदय को अपनी कार बेची, मजनू ने उदय को अपनी कार बेची, मजनू को लगा ये कार ए है, उदय को लगा ये कार बी है। वॉट एवर द एग्जाम्पल वॉज माई डियर फ्रेंड्स, उसमें एड इडम दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, इसीलिए वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। और देखते हैं, टू और मोर पर्सन इज सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग, agree upon the same thing and in the same sense according to section 13। ये था section 11, ये था section 13 और ये था section 23। ध्यान दीजिए बच्चों, अंडरलाइन 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 करना मत भूलिएगा, याद रखना, अंडरलाइन करना है और ध्यान देना है। और बताते हैं द मेयर कंसेंट इज नॉट इनफ, ये क्या बोल रहे हैं, मेयर कंसेंट इज नॉट इनफ, कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। ऐसा है क्या, सिर्फ हाँ बोल, तू हाँ बोल। वो डॉन ने जैसे फोर्सफुली घर लिया था मिस्टर ए से, वो फ्री कंसेंट था क्या बच्चों, नहीं, वो फ्री कंसेंट नहीं था, उसे हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। उसके लिए आता है मस्ट नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय, कंसेंट ऑब्टेन नहीं होना चाहिए बाय द वे ऑफ कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। बच्चों ये सब नहीं होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं एन अग्रीमेंट, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। एन अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, एक फादर ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ अग्रीमेंट किया, मैं तुझे पैसा दूंगा, तुम मेरी बेटी के साथ शादी मत करो, तुम मेरी बेटी के साथ शादी मत करो। बस इसी तरीके से ये जो अग्रीमेंट था वो वॉइड हो गया। तो वही बोल रहा है, एसेंशियल एलिमेंट वही बोल रहे हैं कि अगर आपका अग्रीमेंट ही वॉइड है, अगर आपका अग्रीमेंट ही वॉइड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। द लास्ट पॉइंट इज writing and registration. The last point my dear friends is writing and registration. Contract can be made in express form and in implied ways. हाँ ना, एक्सप्रेस यानी लिख के या बोल के, इम्प्लाइड यानी समझ के। जैसे हम बस में बैठे तो वो अंडरस्टूड है कि आप बस की टिकट ज़रूर खरीदोगे। अगर आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया तो अंडरस्टूड है कि आप रेस्टोरेंट में भी पैसा ज़रूर दोगे। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, सो इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, गिफ्ट देना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट करनी है, मॉर्गेज करना है, सेल करना है, लीज करना है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये सारी चीज़ें करनी है तो राइटिंग में तो होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, अगर इसमें भी रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 17 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसी तरीके से ये जो लास्ट अपना एसेंशियल एलिमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड। बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड of your first chapter, module 1, chapter 1. We finished our module 1, chapter 1. हाँ, module 1 नहीं, module 1 का chapter 1 हमने यहाँ पे finish किया है। एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या क्या पूछ सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या क्या लिखना चाहिए आपको वो देख लेते हैं और फिर हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। बच्चों क्या बोल रहे हैं, all the agreements are not contract but all contracts are agreement. all the agreements are not contract but all, ये हम दो चीज़ में पढ़ चुके थे बच्चों, ये हमने दो चीज़ों में हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने मैडम, हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी किया था और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिस्टिंग्विश बिटवीन तो किया था बच्चों, पर उसके साथ हमने कॉन्सेप्ट भी किया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था मैडम, वो कॉन्सेप्ट क्या था वो देखते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या लिखा है,
ध्यान दीजिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर देयरफॉर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। अगर ये क्वेश्चन में आया तो आपको यहाँ से लेके, वापस एक बार बोलती हूँ बच्चों, आपको यहाँ से लेके, अच्छा ये इसको लिखने से पहले, अगर इसको लिखने से पहले आप अगर डेफिनेशन कोट करते हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो, तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है बच्चों। एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ से लिखोगे और यहाँ से स्टार्ट करके आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप इतना लिख सकते हैं। सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है बच्चों राइट शॉर्ट नोट, सेकेंड है बच्चों राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स आ सकता है, वॉइड अग्रीमेंट्स आ सकते हैं। ये सब हमें मालूम है, ये सब का आंसर हमें चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। इसको लिखने से पहले इसका डेफिनेशन कोट करोगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे बच्चों, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा आंसर लगेगा आपको। द लास्ट इज स्टेट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने जस्ट पढ़ा, ये तो हम अभी ही पढ़े हैं हमने। इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशन कोट करो, पॉइंटर्स लिखो, पॉइंट्स लिखो, एग्जाम्पल कोट करो। अगर ये सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही ब्राइट मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस कंक्लूड दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, फील completely free to reach out to us in the comment section. We are very, very, very happy to help you. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.